जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 की। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे लिए आज पहला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं महातारी वंदना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो महातारी वंदना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है दोस्त। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई है। और इसमें पता क्या होता है, इसमें महिलाओं को 1,000 रुपये मिलता है महीने का। कितना? 1,000 रुपये, मतलब कि साल का 12,000 रुपये मिलता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे और इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है वाकई में। और यहाँ पे देखो दिया गया है सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह है। तो सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन या साज का तारा, भोर का तारा, ये सब आप याद रखना। ये आपका हो जाएगा सबसे गर्म ग्रह पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? शुक्र, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह जो दे रखा है, बृहस्पति ग्रह ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका कलर भी आपको पता होना चाहिए, पीला कलर होता है। और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि ये 11.86 वर्ष या फिर सीधा लिखा हुआ आपको 12 वर्ष भी मिल सकता है। 12 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा को कर लेता है। तो ये भी आप याद रखना। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका शनि है। तो ये आप इस प्रकार से याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। खालसा की स्थापना जो है वो किसने की थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आप याद रखना, खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना है ना, वो भाई कब करी थी, यहाँ पे ये भी बताना है। तो आप याद रखना, ये करी थी 1699 में, 1699 में करी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उन्हें भी आप याद रखना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए, लेकिन 1708 में, ये देखो आपको एक रोचक तथ्य बता रहा हूँ, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, सिखों के 11वां गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है ना, तो उस ग्रंथ को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था 1708 में, 11वां गुरु। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पे देखो, इसका ये आपका करंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2020 से, मैं आपको बताऊं, 2020 से 2024 तक का करंट आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो लियोनो मेसी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है 1 मेगावाट मतलब 1 MB किसके बराबर होती है। तो 1 MB में क्या होता है, केबी होते हैं। कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं। कितने होते हैं? 1024 केबी होते हैं। तो ये देखो, ये भी आप याद रखना। हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए और आप आसानी से बता पाएंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। उस दिन मैंने आपसे पूछा था संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कितनी संख्या है, ये मैंने पूछा था और मुझे शायद किसी ने कमेंट भी किया था। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताइएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। तो आप बताएंगे 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और दूसरा यहाँ पे आप याद रखेंगे, इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
देखो यहाँ पे बोला गया है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब करिएगा। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी है? 8 है। तो ये आप याद रखेंगे और ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब हुआ। ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपसे पूछा भी जाएगा। और ये भी याद रखना कि जो आपका अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। और बैटरी से चलने वाली जो नाव है ना, सोलर और ऊर्जा से जो चलने वाली नाव है वो अयोध्या की सरयू नदी में सर्वप्रथम चलाई जाएगी। तो ये भी आप याद रखना। कल मैंने शायद आपको बताया भी था। और यहाँ पे आप याद रखना ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था वो 22 जनवरी 2024 को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था। रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो रेल के इंजन का जो आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। तो जॉर्ज स्टीफेंस ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जो वाष्प चलित इंजन है ना, इसका स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी 1814 में। कब हुई थी? 1814 में। तो आप ये याद रखोगे आविष्कार 1814 जॉर्ज स्टीफेंस आप याद रखेंगे। और पहला जो था वो वाष्प मतलब कि भाप से चलने वाला इंजन था। तो ये आप याद रखेंगे ना दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो कब होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 22 दिसंबर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और देखो सूर्य से पृथ्वी किस दिन सबसे दूर होती है और किस दिन सबसे पास होती है। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्योंकि ये मैंने 3 जनवरी और 4 जनवरी आपको कल के जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था। क्या आपने लिखा है, नोट किया है? तो आप मुझे ज़रूर बता देंगे कि किस दिन सूर्य के पृथ्वी करीब होती है और किस दिन सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो यहाँ पे आप ज़रूर बताइएगा। और कल की क्लास को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और देखो यहाँ पे दिया गया है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो किस नाम से जानी जाती है। ये आपके आरपीएफ 2019 के पेपर में पूछा गया था। अब यहाँ पे आप बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब गोर हो जाएगा या फिर गोरे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, गोर या फिर गोरे लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आप याद रखेंगे। वहाँ पे तो ऑप्शन में तो गोरे लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने इसे गूगल पे सर्च किया तो गोर लिखा हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे। और देखो प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी नापने की इकाई है। तो ऐसे आप याद रखना, जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को नापते हैं तो किस में, किलोमीटर में नाप लोगे भाई? नहीं नाप पाओगे। तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। किलायू ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एसआई के पेपर में पूछा गया था। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो किलायू ज्वालामुखी है, ये पता है आपको, ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, पहली चीज़। और ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये हवाई द्वीप में पड़ती है। तो ये आप याद रखोगे। सबसे ऊंचाई पर पड़ने वाली जो ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची विश्व में, वो कोटोपैक्सी में है। कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में पड़ता है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है ये इक्वाडोर में है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ये भी आप याद रखना। और देखो मुझे याद आ गया, कल एक दोस्त ने मुझे बोला था कि आप आईसीएस बोला था ना, आईसीएस में पढ़ते हो क्या? जी हाँ। देखो मैं ना, मुझे कहीं भी क्लास चलती हुई मिल जाए, मुझे विद्या से मतलब है, मुझे पढ़ाई से मतलब है। जहाँ भी मिल जाता है मैं बैठ जाता हूँ। वहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है उसे मैं नोट करता हूँ। मुझे याद हो जाता है कि जैसे कल मैंने आपको बता दिया था कि राजघाट नोटों पे कौन राज करता है, तो महात्मा गांधी जी। उनकी समाधि स्थल का नाम राजघाट हो गया। ठीक है, बहादुर हमेशा विजय होता है, तो विजय घाट जो है वो समाधि स्थल किसका हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी का हो गया। और महिला शक्ति, नारी शक्ति होती ना, महिला शक्ति, तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट हो गया। और देखो जो वीर होता है, वीर जो होता है वो राजीव, तो राजीव गांधी, तो रा आ रहा ना, तो वीर
रा से रा तो मतलब राजीव। तो इस तरीके से जब चीज़ों को हम सीख लेते हैं ना तो हमें बहुत ईजी हो जाता है। और देखो यहाँ पे पूछा गया हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ये भी आपके आरपीएफ का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। अब बताइएगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है। तो याद रखना वो बलित पर्वत ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो आप याद रखना संविधान सभा का जो गठन है ना वो हुआ था जुलाई 1940 में। जुलाई 1940 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे संविधान को कब अपनाया गया था। तो आप क्या बताएंगे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भाई संविधान को कब अपनाया गया था तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अपनाया कब गया था तो ये 26 नवंबर 1949 को। और ये याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। ये भी आप याद रखेंगे। और संविधान से संबंधित प्रश्न आएंगे और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा संविधान संबंधित क्वेश्चन कराने की। देखो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा। देखो मैंने कल नहीं बताया था, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे लगा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ मैं इसका जवाब आपको बता चुका हूँ सरयू नदी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ ऑप्शन सी आप याद रखेंगे और ये आपसे पूछा भी जाएगा, करंट का क्वेश्चन है आपका। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन का है। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन का है तो ये देखो आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों पूछा जाएगा, ये इसलिए पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो हुबली में स्थित है। और हुबली कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक, मतलब कि भारत में। तो ये आप याद रखोगे ना, ये भूल मत जाना। इससे पहले आपका कौन सा था, गोरखपुर था, लेकिन अब ये हुबली हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है। और आप भी अपने भाई को यार मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और अगर हो सके तो अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। और अपने अब क्लास में देखो यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे तो याद रखना दोस्त वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। तो ये आप याद रखेंगे ना। और ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और संघ शक्ति समिति के भी पूछे जाएंगे कि संविधान की जो संघ शक्ति समिति थी ना उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आप याद रखेंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो याद करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं लिखेंगे दोस्त आप सुनने से याद नहीं कर पाएंगे। तो और देखो पीडीएफ के लिए मैंने आपको नहीं बताया, जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। और अगर किसी ने पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बोला हो तो एक बार उसके जो मैंने रिप्लाई किया हो उसे एक बार जरूर चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, जहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर मैं हर क्लास का पीडीएफ 110% अपलोड करता हूँ। बेशक थोड़ा लेट हो जाता हूँ कि आज की पीडीएफ कल मिल पाएगी, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। और देखो यहाँ पे दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है, आपके लिए जितने भी एसआई के स्टूडेंट हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पता है तो नोट करिएगा। अनुच्छेद 29 में दिया गया है, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और 25 से 28 तक आपकी धर्म की स्वतंत्रता एवं धर्म का प्रचार आ जाता है। तो धर्म संबंधित पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 25 आप बता देंगे। और देखो शोषण के विरुद्ध जो कानून है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका अनुच्छेद 24 में दिया गया है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी देखो पूछा जाता है आपसे। अनुच्छेद 17 भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 14 भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 32 भी पूछा जाता है। तो ये सब मैं आपको करवाता हुआ चलूँगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। तो देखो सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है नागरिकों के लिए एक समान, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद
1944। आपको क्या पता था? अगर नहीं पता था नोट करिएगा। और देखो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया, जो कि आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। और क्यों की जाती है? अगर संविधान का कोई हनन होता है या कोई ऐसी बड़ी बात हो जाती है तो राष्ट्रपति जी को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, उन्हें क्या बस पद से हटाया जा सकता है, इसलिए उन पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है और उसके तहत उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये अब आपको याद रहेगा ना। और देखो यहाँ पे दिया गया है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो है दोस्त आपकी 11। और यहाँ पे एक प्रश्न आपका पता क्या बनता है कि देखो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ना वो थे 10, लेकिन जो आपका 11वां जोड़ा गया था वो क्या था और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए ना। तो याद रखना जो 11वां था वो था 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, तो ये आप याद रखेंगे। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब उपगुप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना वो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गए थे और इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने मतलब बोला था, और जो निमंत्रण था वो राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। और ये याद रखना अप्रैल 1917 में गए थे। कब गए थे? अप्रैल 1917 में गए थे। चंपारण में क्या हुआ था पता? आंदोलन हुआ था ना, तो वो भी याद रखना ये तभी हुआ था जब ये गए थे। तो यहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न आपके कंफर्म होते हैं। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। याद रखना यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और कब की थी? तो याद रखना ये की थी 12 जून 1905 में। कब की थी? 12 जून 1905 में की थी। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे देखो दिया है हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये असम में मनाया गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो आप यहाँ पे याद रखना वो गोरखपुर में है। और आज थोड़ा सा मुझे डकार आ रही ना, मैंने गोलगप्पे खा लिए थे 10 रुपये के, पता है। देखो किस किस की जीभ पे पानी आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एक सब्सक्राइब कर दो, मैं तुम्हें भी 10 रुपये के गोलगप्पे खिला दूँगा, बहुत बढ़िया खिलाता है मेरे यहाँ पे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, एकदम तीखे वाले, मज़ा आ गया। देखो यहाँ पे दिया गया है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे। रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे ना वो हेनरी ड्यूनेट थे। कौन थे? हेनरी ड्यूनेट थे, आपको याद रहेगा ना। और अब मैं आपसे पूछता हूँ भैया, मेरे जितने भी कांस्टेबल एसआई वाले हो, कि बताओ विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। आपको याद रहेगा ना दोस्त, देखो यार भूल मत जाना प्लीज। और चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो भैया ये तो 1911 में बनी थी, और दिल्ली से पहले कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। और बनी कब थी? 1911 में बनी थी। इससे पहले कोलकाता थी, आपको याद रहना चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो मानसून हवाएं होती हैं, ये आपका आज का SW है।
मानसून हवाएं होती हैं, लैब्राडोर हवाएं होती हैं, स्थानीय पवन होती हैं, वार्षिक पवन होती हैं, इनमें से कोई नहीं। और ये आप HW है आपका, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कन्फर्म करेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आप याद रखना, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो आप याद रखेंगे। और देखो, संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना, उसे खत्म कर दिया था। और देखो, 40वां संविधान संशोधन द्वारा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहना चाहिए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद और किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली के जो प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो देखो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो आप याद रखना, इसे शेर शाह के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसे ये उपाधि कब मिली थी? हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो याद रखना, ये 1539 में मिली थी। कब मिली थी? 1539 में मिली थी। और देखो, मैं आपको बताऊं कि इसने चौरा चौरी की लड़ाई भी लड़ी थी। इसने जो चौरा चौरी का युद्ध हुआ था ना, चौरा चौरी का, तो चौरा चौरी की जो लड़ाई है ना, वो 26 जून 1939 को लड़ी थी। कब? 26 जून 1939। तो ये आप याद रखेंगे। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 26 जून 1939 को लड़ा था। और इसने, पता है, हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को हराया था। तो देखो, 1539 में शेरशाह सूरी को ये उपाधि मिली थी। क्यों? इसने चौरा चौरी चौसा की लड़ाई में 26 जून 1939 को हुमायूं को हराया था। तो आपको ये याद रहेगा ना। और चौरा चौरी तो मैं वो बता रहा था जो असहयोग आंदोलन हुआ था। देखो, वो मैं गलत बोल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये चौसा की लड़ाई हुई थी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो, 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किसने किया था? 1857 की क्रांति से आपका जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो लोग याद रखना, ये क्रांति मेरठ से हुई थी। कहाँ से? मेरठ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और किसने की थी? पहला बलिदान होने वाला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे जी थे, जो कि अंग्रेजों की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। और क्यों हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। तत्कालीन कारण क्या था? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखना, ये तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, जो कि गाय और सूअर के चर्बी से बनाए जाते थे, जो कि हिंदू सैनिकों ने चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि मुंह से खोलने पड़ते थे और उन्होंने मना कर दिया था। आपको याद रहेगा ना। और देखो, यहाँ पे अब प्रश्न पे आते हैं कि जो फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो याद रखना, यहाँ पे आपका सही जवाब मौलवी हमदुल्ला शाह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, ये भी आप याद रखना। खान बहादुर ने कहाँ से? बरेली से किया था, ये भी आप याद रखना। और लखनऊ से किसने? बेगम हजरत महल ने किया था, तो लखनऊ से भी आप याद रखेंगे। और झांसी से झांसी वाली रानी ने करा था, ये भी आप याद रखना। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, जिसे बाद में रंगून स्थानांतरित कर दिया था, जो कि मैंने उस दिन आपको बताया भी था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये आप बताइएगा। तो बिना ताज का जो बादशाह है ना, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और गुरुदेव की उपाधि किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि गुरुदेव की जो उपाधि है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। किसकी? गुरुदेव की उपाधि। और ये गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी इन्हें? महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखना, 4797 करोड़, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जो केंद्रीय मंत्री कौन है, पृथ्वी विज्ञान योजना जो लॉन्च हुई है, तो ये जो पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो याद रखना, वो किरण रिजिजू हैं। कौन है? किरण रिजिजू। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये याद रखना ये हुई थी 1897। 1897 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने की थी, तो वो भी याद रखना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, तो आपको याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे 1875 भी दे रखा है। 1875 में किसकी स्थापना हुई थी, तो अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लो दोस्त, नहीं पता है तो आप नोट कर लो, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्या, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो 1875 में। किसने की थी, तो याद रखना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने, दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो ये आपको याद रहेगा ना। और वेद समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो 1867 में हुई थी। किसकी, वेद समाज की जो स्थापना है वो 1867 में हुई थी। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ पे दिया गया है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो याद रखना 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और इसका भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, और ये मैं आपको बता दूं आपके प्रीवियस जो पेपर हुआ था ना 2019 का दोस्त, ये क्वेश्चन आज मैं वहाँ से आपको करा रहा हूँ, और आप सभी प्रश्नों को नोट करेंगे और बढ़िया से तैयार करेंगे ताकि पेपर में पूछा जाए तो आप धोखा ना हो, आपके साथ स्किप ना करना पड़े आपको। और देखो यहाँ पे दिया गया है समाचार पत्र इंडिया ओपिनियन के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी जी, तो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और इन्होंने ये कब प्रकाशित हुआ था, तो आप याद रखना ये समाचार पत्र जो है 1904 में हुआ था। कब, 1904 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखना, ये महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे और 1904 में इसे स्टार्ट किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। अब ये प्रश्न देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो याद रखना एडम स्मिथ, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कब प्रकाशित हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये प्रकाशित 1976 में हुई थी। कब हुई थी, 1976 में ये प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रहेगा ना। और देखो यहाँ पे भास्कराचार्य जी से एक पुस्तक पूछी जाती है, पुस्तक लीलावती। कौन सी, लीलावती। और ये देखो ये एसआई के पेपर में पूछी गई थी लीलावती, तो ये आप याद रखना कौन सी, लीलावती। इसके लेखक कौन थे, भास्कराचार्य जी। तो भास्कराचार्य जी को याद रखेंगे और इन्होंने ये 1150 में लिखी थी। कब, 1150 में। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, ये आपके बोध गया में स्थित है। और देखो भगवान बुद्ध ने ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और याद रखना भगवान बुद्ध ने पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश। और ये भी याद रखना उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया से हुई थी, और उन्हें जो क्या बोलते हैं महापरिनिर्वाण, मतलब जो मृत्यु हो जाती है वो कुशीनगर में, ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। देखो ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या बताएंगे, ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी आप सही जवाब करेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे 34 पे रुकना था, 40 हो गया। मुझे क्वेश्चन कराने के आगे बिल्कुल ये ध्यान नहीं रहता कि मैं आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलूँ। और एक बार सभी दोस्त क्या करेंगे, लाइक वाला बटन यार ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए यार मैं सॉरी बोलता हूँ और माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन यार थोड़ा सा यार शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो यहाँ पे दिया गया है किस राज्य के कडियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य के कडियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग भी आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखना पश्चिम बंगाल।
कौन सा? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दिया गया है क्यूबा की राजधानी क्या है। क्यूबा की जो राजधानी है वो क्या है? तो आप क्या बताएंगे दोस्त? आप राजधानियाँ याद रखना और करेंसी भी आपको याद रखनी है। तो देखो जो क्यूबा की राजधानी है ना दोस्त, वो याद रखना हवाना है। हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। और जो ओटावा है ना, ओटावा, ये कनाडा की राजधानी है। किसकी? कनाडा की राजधानी है। और कंपाला किसकी राजधानी है? आपको पता है? कंपाला जो है ये किसकी राजधानी है? तो याद रखना ये युगांडा की राजधानी है। युगांडा की जो राजधानी है वो आपकी कंपाला है। ठीक है, याद रहेगा ना। और देखो काहिरा जो है ना, काहिरा, बताओ काहिरा किसकी राजधानी है? काहिरा, तो याद रखना ये मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना ये आपके उदयपुर में पड़ती है। और उदयपुर जो है आपका, जो उदयपुर है वो उदयपुर किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है भैया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया ना आपके लिए। और देखो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश दे रखा है ना, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। तो कोलेरू झील जो आपकी है आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और चिल्का और महानदी, तो चिल्का और महानदी, तो ये भी आप याद रखना, जो आपकी चिल्का और महानदी है ये आपकी उड़ीसा में पड़ती है। और ये खारे पानी की झील है आपकी चिल्का, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया है सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखना वो दिल्ली है। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो लक्षद्वीप है। सबसे कम जो अगर है वो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। और मैं आपको बता दूं साक्षरता दर में केरल के बाद दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप आता है, ये भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? इनमें से बताना है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो आपको पता ही है, मानसरोवर, ये गौमुख और वो कहाँ, मानसरोवर झील के पास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ताप्ती आपका सही जवाब हो जाएगा। ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, चंबल हो जाएगा और सोन हो जाएगा। तो देखो नर्मदा भी आपकी यहीं से निकलती है ना, और आपकी ताप्ती भी निकलती है, और आपकी चंबल भी निकलती है, और आपकी माही भी निकलती है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर माही निकलती है, सोन निकलती है। ठीक है, देखो सोन भी आपकी यहीं से निकलती है, सोन भी याद रखना। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जाएंगे और आप बिल्कुल सही जवाब करके आएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग में कहीं और चल रहा होता है, और आज मेरे वो भाई दिमाग में वाकई में सेव हो गया कि मुझे कितना प्यार करते हो यार आप लोग। और यहाँ पे देखो दिया गया 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेज और एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये तो भाई हमारे ठाकुर कुशाल सिंह जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठाकुर कुशाल सिंह जी ने किया था। याद रहेगा ना आपको। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि चेम्सफोर्ड ने हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की थी? तहकीकात समिति की भी नियुक्ति हुई थी। तो देखो तहकीकात भारतीयों ने बनाई थी, और हंटर जो थी वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 देखो आपको याद रहना चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अब अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना खरोष्टी, आरमैक और ब्राह्मी, मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ये सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना ये हर्षवर्धन के काल में आया था। और हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? मैं रोज़ आपको बताता हूँ, बाणभट्ट जी को याद रखना। हर्षचरित की जो रचना है इन्होंने की थी है। और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था, ये चाइनीज़ था ना। और देखो फायान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फायान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और अरस्तु जो है ये सिकंदर का गुरु था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था।
लाड वार्ड इनको साइड में करो, इनके लाड के कपड़े तो आज हमारे बैंड बाजा वाले पहनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने किया था? डलहौजी ने किया था। ये आपको याद रहेगा ना। और देखो पहला जो राज्य हड़पा था ना वो अवध था। कौन सा था? अवध। याद रहेगा ना, अवध को सबसे पहले अंग्रेज़ों ने हड़पा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे। देखो अमेरिका की खोज किसने की थी, भारत की खोज किसने की थी, कब की थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या आपका दिमाग काम कर रहा है? बताओ अमेरिका की खोज किसने की थी। तो आप याद रखना क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कब की थी? तो ये देखो 1492 में किया था। कब किया था? 1492 में किया था। और भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी थी। वास्को डिगामा ने कब करी थी? तो ये 1498 में करी थी। और ये देखो कहाँ उतरा था? कालीकट उतरा था भारत में, ये कालीकट पे उतरा था। और ये पुर्तगाली था पहली चीज़। और देखो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत है ये इसके आने के बाद ही हुई थी। कब? 1503 में। और दूसरी कंपनी जो थी वो हुई थी 1505 में। ये भी याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और अब मैं आपसे मात्र 1 मिनट लूँगा और यही कहूँगा कि जो भी नए पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, अपनी प्रेजेंट लगा दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।